हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत करते हैं आप सभी का आज की हमारे चैप्टर 4 में। और आज का डे है 5 बिकॉज आप सबको पता है कि हमने 100 डे का चैलेंज लिया है एसएसटी को ख़त्म करने का। सिर्फ ख़त्म ही नहीं बल्कि अच्छे से रिकॉल भी करने का, और सिर्फ रिकॉल ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम तक लेके जाने का, ठीक है ना। और सिर्फ एग्ज़ाम तक लेके ही जाना नहीं बल्कि वहाँ पर लिख के आके और नंबर भी उठाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डे है 5 और चैप्टर है 4। और अभी आप सबको पता है कि हम लोग कर रहे हैं जियोग्राफी, ठीक है ना। और जियोग्राफी में आज का जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकदम तसल्ली के साथ क्लास देखिए, और अगर अभी तक आपने 3 क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास का। अगर हम एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है। तो सुनिए, कई लोग ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ उसी को कहते हैं जिसमें हम सिर्फ फसल को क्या करते हैं, उगा लेते हैं, ठीक है, और पेट में डाल लेते हैं, उसी को एग्रीकल्चर करते हैं। बशर्ते नहीं, एग्रीकल्चर जो हम फसल उगाते हैं मिट्टी में उसको भी, और साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री होता है उसको भी, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री को भी हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देखिए, यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है कि कृषि क्या होता है, तो मिट्टी में फसल को उगाना और पशुपालन करना कृषि कहलाती है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आत्मनिर्भर कृषि। आत्मनिर्भर कृषि क्यों मैं बोल रही हूँ, देखिए इसमें क्या होता है, हम खुद ही उगाते हैं, किसी दूसरे को पैसे दे के नहीं, मतलब कमर्शियल टाइप से नहीं उगाते हैं, ठीक है ना। मतलब उतना ही उगाते हैं जितना से अपना काम चल जाए, ठीक है ना। खेत भी कम ही होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो की जाने वाली कृषि होती है ना उसको हम लोग आत्मनिर्भर कृषि कहते हैं। कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, जिसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसमें बाज़ारों में बिक्री के लिए की जाने वाली कृषि, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग हॉर्टिकल्चर का यूज़ करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए बागवानी कृषि करते हैं, या फिर मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, बड़े स्तर पे डेयरी खोलते हैं, तो ये हम डेयरी खोलते हैं खुद के लिए ही थोड़ी, कमर्शियल के लिए। सुधा जो डेयरी है कमर्शियलाइजेशन कर रहा है, खुद का ही सिर्फ पेट भर रहा है, कमर्शियलाइजेशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब हम बाज़ारों को एक उपभोक्ता के रूप में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। और तीव्र कृषि जिसको हम इंटेंसिव कृषि कहते हैं, क्या होता है, कम भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए जो अधिक पूंजी मतलब पैसा, श्रम मतलब जो काम करते हैं, है ना, और उन्नत तकनीक यानी कि जो टेक्नोलॉजी होती है अच्छी किस्म के, जैसे कि ट्रैक्टर यूज़ करना, ड्रोन से खाद का छिड़काव करना, वाटर का छिड़काव करना, है ना। इस तरीके से जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। आप सबको पता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर को आप लोग लिख लीजिए क्या, कि जब कम भूमि पर ही अधिक उत्पादन के लिए हम क्या करते हैं, पूंजी का यूज करते हैं, यानी कि बड़े मात्रा में पैसा का यूज करते हैं, श्रम का यूज करते हैं और उन्नत तकनीक का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसी प्रकार से एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, अधिक भूमि पर कम श्रम कम पूंजी के साथ जब हम कृषि करते हैं उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। देखिए कम भूमि पर भी जब ज़्यादा हम यूज़ करेंगे ना टेक्नोलॉजी को, वित्त को और श्रम को, तो उसमें उत्पादन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, तो देखिए सबसे पहले जलवायु क्या डिसाइड करता है, वहाँ का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन। आर्द्रता क्या होती है पता है ना, जो नमी होती है, जो कभी कभी आप खेत पे घूमने जाते हो तो घास के ऊपर जो पानी जो दिखती है हमें, ठीक है ना, यानी कि वायुमंडल की जो हल्का गीलापन का जो गुण होता है ना उसी को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। पवन, वर्षा, तापमान, ये सभी जलवायु है, ये सभी डिपेंड करता है कृषि कैसा होगा। अब जिस क्षेत्र में अधिक धूप निकलेगी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे अच्छी बारिश हो जाती हो, अच्छे धूप भी खिलाते हो, है ना, और अच्छी तरीके की सॉइल भी हो, तो कृषि वहाँ पे ज़्यादा होगी। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत तेज़ धूप रहती हो या फिर धूप ही ना आती हो, तो वहाँ होगी जहाँ पे एकदम मिनिमम वातावरण होगी, है ना। और नेक्स्ट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में फसल उत्पादन बढ़ती है, जैसे राजस्थान में क्या होती है उत्पादन, नहीं होती है। जहाँ पे थार मरुस्थल है क्या वहाँ पे उत्पादन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सॉइल भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से वहाँ पे लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किए जाएंगे। जल भी डिपेंड करता है, जल सिंचाई की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। स्थलाकृति समतल भूमि पर खेती की जाती है, आसान होता है समतल भूमि पर, क्योंकि जो पर्वतीय भूमि होती है वो इस तरीके से ढलान वाली होती है। तो इस तरीके से ढलान वाली कृषि पर भूमि पर ज़्यादा फसल होगी, या फिर इस तरीके से इसे काट काट के फिर एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे तो हम उगा नहीं सकते हैं, ठीक है। और बीज, अच्छे किस्म के जब बीज होंगे ना तो उत्पादन अधिक होगा। खाद और उर्वरक, मिट्टी को उपजाऊ
आई एम सो सॉरी गाइज, ठीक है ना। मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए क्या खाद और उर्वरक यूज़ होता है? खाद में और उर्वरक में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बता सकते हो? देखिए मैं सिंपल वेट में बता दूं कि जो खाद होता है ना वो घरेलू तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि ये क्या होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और साथ में जो उर्वरक होता है ना वही जो हम पोटास, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, यूरिया, ठीक है ना, उसको, ठीक है ना। श्रम, अधिक कुशल श्रम से ज़्यादा उत्पादन बढ़ता है। एक इंसान जो कृषि के बारे में पढ़ाई किया है कि कौन से लैंड में सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज करके किस प्रकार से कृषि कर, और एक इंसान ऐसे ही जो मतलब खेती करते ही जा रहा है, धीरे धीरे उसकी लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होगी ना वो कमेगी। आज भले उसके पास ज़्यादा उत्पादन हो रहा है लेकिन प्रोडक्टिविटी उसकी कमेगी। मगर जो इंसान अच्छे से मतलब उसके बारे में अध्ययन करने के बाद वो एग्रीकल्चर में अपना कदम बढ़ा रहा है तो उसके धीरे धीरे ना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? उत्पादन करने की क्षमता, ठीक है ना। नेक्स्ट, पूंजी, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा मशीनों का यूज करेगा, ज़्यादा मशीनों का यूज करेगा तो एग्रीकल्चर बढ़िया हो पाएगी। बिकॉज उनको क्या होगी, लैंड बहुत ज़्यादा लेने की, जैसे 4-5 किसान है एक साथ मिलकर, उनके पास बड़े बड़े प्लॉट नहीं है, छोटे छोटे ही है, तो वो मिला के एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसको हम लोग सहकारी कृषि कहेंगे, है ना। देखिए बाज़ार क्या होता है, बाज़ार भी डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर के अगर कोई ऐसा मार्केट है जिसमें चावल दाल का या फिर गेहूं की मांग ही नहीं है, वहाँ मांग लोग कर रहे उसकी मक्का की, बाजरा की, तो फिर मक्का बाजरा ही उगाना अच्छा है ना, क्योंकि मांग जहाँ है जिस तरीके से उसी तरीके से हम उसका उत्पादन करेंगे। तो इसलिए बाज़ार भी डिपेंड करता है कि कृषि कैसे प्रभावित होगा। जो नेक्स्ट है परिवहन, यहाँ पे आप हम खेती कर रहे हैं, फिर पहाड़ पे चढ़ के उधर जाके लेके जाना है, या लेके जाने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। क्या परिवहन के बिना कृषि अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहुंचाने के लिए अच्छी परिवहन चाहिए, और कृषि की जो तकनीक होती है जैसे उन्नत तकनीक, इसका यूज करके उत्पादन करना, ठीक है ना। अब मुख्य रूप से कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र होते हैं ना उसकी प्रमुख फसलें होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फलाना फसल है। देखिए जैसे खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, धान होती है, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। नकदी फसलें कौन कौन सी होती है, नकदी फसल से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है, तो कौन सा होता है, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, चाय एंड कॉफ़ी, ये सारे नकदी फसल होते हैं। बागवानी फसल क्या होता है, मतलब समझो ना, फलों की सब्जियों की जो कृषि होती है ना उसी को हम लोग बागवानी फसल कहते हैं। जैसे फल होता है, सब्जी होता है, मसाला होता है, फूल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बागवानी फसल कहते हैं। दलहनी क्या होती है, जितने भी दाल होते हैं उन सबको हम क्या कहेंगे, दलहनी फसल कहेंगे। तिलहनी फसल किसे कहेंगे, जिससे तेल का उत्पादन किया जा सके, जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, इन सबसे तेल का उत्पादन होता है, पाम ऑयल, इन सबको क्या कहते हैं, हम तिलहनी फसल कहते हैं, ठीक है ना। और रेशे की फसलें क्या होती है, कपास होती है, जूट होती है, जिससे रेशा बनाया जा सके, कपड़ा बनाया जा सके, है ना। चारा फसलें क्या होती है, वर्षीम होती है, लुइस होती है और जई होती है, इन सबको चारा के लिए यूज हम करते हैं। यहाँ से ये जो टेबल मैंने दिया है ना, ये टेबल आपको अगर मतलब सच बता रही हूँ, जितना शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा रही हूँ ना बच्चों, आपको कम ही मिलेगा देखने को। आप एक बार देख लेना कहीं पे, है ना। बिकॉज 1-1 घंटे का लेक्चर ले लेना, 2-2 घंटे का लेक्चर ले लेना, समझ रहे हो, एक ही चैप्टर पे, वो जायज़ नहीं है यार। क्योंकि जो 10th में बच्चे होते हैं ना उनको मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है, साइंस हार्ड पड़ जाता है, फिर वो SST में, इन सब सब्जेक्ट में, संस्कृत में, हिंदी में लगे रह जाएंगे तो उसमें मार्क्स कम उठेगा। इसीलिए ये सब सब्जेक्ट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें कम मेहनत करके ना ज़्यादा मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो जितना मैं मेहनत आपको करवा रही हूँ ना बस उतना मेहनत कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, विश्वास रखो बस आप, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल में क्या मेन डिफरेंस होता है, ठीक है ना। देखिए जो खरीफ फसल होते हैं ना उसकी जो बुआई का समय होता है वो जून और जुलाई के समय होता है, जो अभी है, अभी खरीफ फसल की बुआई चल रही होगी, ठीक है ना। और रबी फसल की जो बुआई होती है ना वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है, यानी कि ठंडी के मौसम में, ठीक है ना। और जायद फसल फरवरी से मार्च के बीच में, ये भी नॉर्मल ठंडी के मौसम ही रहता है, ठीक है। कटाई का समय इसका कब होता है, सितंबर से अक्टूबर, इसका मार्च से अप्रैल, इसका मई से जून। और मानसून पर निर्भर कौन कौन करता है, कौन कौन नहीं करता। देखिए मानसून पर निर्भर ये करता है खरीफ फसल, क्यों, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक पानी नहीं होगा तब तक ये अच्छी फसल होगी ही नहीं। और पानी कहाँ से आएगा, मानसून से आएगा। लेकिन क्या रबी फसल मानसून पे डिपेंड करता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ठंडी के मौसम में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है ना। और इस समय मानसून आते भी नहीं है, इसलिए रबी फसल को ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, इसलिए मानसून पे डिपेंड नहीं करते। और इसी प्रकार से जायद फसल भी है जो मानसून पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। और आप सबको पता है कि बिहार की जो मुख्य फसल है वो चावल ही है, ठीक है, जो मानसून पे डिपेंड करे। इसलिए बिहार के एग्रीकल्चर को ना क्या कहा जाता है, मानसून ड्रिवन एग्रीकल्चर कहा जाता है, यानी कि मानसून से चलने वाली कृषि, ठीक है ना।
अब इसके लिए खरीफ फसल के जो आवश्यक तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। रबी फसल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए और जायद के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। अब पानी की आवश्यकता किसको कितना होती है, देखिए सबसे ज़्यादा खरीफ फसल को होती है, इसीलिए तो ये मानसून पर डिपेंड करता है। उससे कम मध्यम होती है रबी फसल के लिए और साथ में सबसे कम किसकी होती है, जायद फसल के लिए। आप ये याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन रबी फसल है, कौन से खरीफ फसल है, याद रखिए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जूट, मूंग, अरहर, ये सारे हमारे खरीफ फसल है। कौन कौन से हैं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जूट, मूंग, अरहर। और नेक्स्ट जो रबी फसल है वो कौन कौन से, गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी एवं तारामीर, ये जितने भी होते हैं ना ये रबी फसल होते हैं। नेक्स्ट जायद फसल कौन कौन से हैं, तो वो है तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, मूंग, मक्का एवं सब्जी। अब आप ध्यान रखें कि खरीफ फसल में मक्का और फिर जायद फसल में भी मक्का हाँ होता है। ये मक्का है ना दोनों समय मतलब उगाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि खाद्यान्न फसलें क्या होती है, जो हमारे भोजन के लिए उगाई जाती है। नकदी फसल क्या होता है, जिन्हें बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाए। बागवानी फसल क्या होता है, फल, सब्जी और फूल। यहाँ से क्वेश्चन आता है बागवानी फसल क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा। फल, सब्जी और फूल, मसाले की जो उगाने की कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, बागवानी फसल कहते हैं। और बहुफसलीय कृषि किसे कहते हैं, एक वर्ष में ही जब एक ही भूमि पर 2 या अधिक फसलें उगाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुफसलीय कृषि कहते हैं। फसल चक्र क्या होता है, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों को क्रम से उगाना ही क्या कहलाती है, फसल चक्र कहलाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए प्रमुख फसलें, मौसम, क्षेत्र एवं उसकी विशेषता है, ये आप लोग को देखना है, ठीक है ना। कौन सी फसलें कहाँ पे उगाई जाती हैं आपको मुख्य रूप से ये देख लेना। एक बार शॉर्ट तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, कि चना रबी फसल में आता है, कौन से फसल में आता है, ये मैंने ऊपर ही आप लोग को ट्रिक से बता दिया था, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यही क्वेश्चन देखिए कह रहा है कृषि क्या है ना। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, 1 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। रबी फसल की कटाई कब होती है ना। जायद फसल की बुआई कब होती है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है। नकदी फसल का उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कशन किया है उसी से आपका बन जाएगा। लघु उत्तरीय कौन के कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ऊपर बता दिया मैंने। खरीफ एवं रबी फसल एवं जायद फसलों में अंतर बताइए, ऊपर तालिका में बता ही दिया गया है। भारत में फसल उत्पादन की दशाओं को लिखिए, किस तरीके से भारत में हरित क्रांति का उत्पादन बढ़ा है फिर भी प्रति हेक्टेयर प्रति उत्पादन कम है। सिंचाई, उन्नत बीज एवं उर्वरक मशीनों का प्रयोग उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और अभी से आप सबको पता है कि चावल में और गेहूं में भारत चाइना को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है, ठीक है। ये सब आपको आता है अभी क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्या भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती है भारत में, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, धान, गेहूँ, धान, मक्का, जो भी बाजरा आपने पढ़ा है वो सारे को एक बार डिसाइड कर देना एग्जाम्पल दे के, ठीक है ना। और उसके बाद रबी में कौन कौन से है और जायद में कौन कौन से, ये भी तरबूज, खरबूज, फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। कृषि के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, कौन कौन से है। आत्मनिर्भर कृषि, डिफिनीशन देना है इसका। वाणिज्यिक कृषि, डिफिनीशन देना है इसका। तीव्र कृषि, वाणिज्य, इसका डिफिनीशन देना है। ये तालिका देख के आप लोग क्या करना है, एक डेफिनेशन दे देना है, उसका एक एग्जाम्पल भी लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भारत में जो फसल के उत्पादन की दशा में सुधार करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ठीक है ना, उसको देख लीजिए एक बार। देखिए सिंचाई का अगर हम विस्तार करेंगे, उन्नत बीज का यूज करेंगे, उर्वरक का यूज करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे, परिवहन व बाजार की सुविधा देंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा फसल जो कृषि की दशा में क्या होगी, सुधार होगी। देखिए इस कृषि की दशा में सुधार नहीं, क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको ना थोड़ा सा लिख लेना है किस तरीके से। अगर हम खाद का यूज करेंगे ना तो अभी वर्तमान में भले ही थोड़ी सी कम उत्पादन होगी लेकिन आगे चल के इसकी उत्पादकता बढ़ेगी। फलाना ढिमकाना लिखना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर सकते हो, उन्नत बीज का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो जल होता है ना, जल को वर्षा जल संचयन की तरीका अपना कर और फिर उस पानी को क्या करेंगे, हम कृषि में यूज करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पे आंसर दे दिया है, उसको भी देख के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोग को याद रखना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया है, ठीक है ना। खरीफ याद करने का ट्रिक क्या है, रबी याद करने का ट्रिक क्या है, इसको दे देती हूँ। देखिए खरीफ याद करने का ट्रिक है
धान, मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, प्यारा। देखिए धान, मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, प्यारा। रबी को गेहूं, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों, अलसी, तारमोर बेहतर होता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, मूंग, मक्का, सब्जी, लौकी। ठीक है ना, ये सब ट्रिक है जो आप लोग को देख लेना। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये ना ये हमारा गेहूं उत्पादन का बेल्ट। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ है गेहूं उत्पादन का बेल्ट, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा गेहूं उत्पादन का बेल्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे गेहूं, इस क्षेत्र में ना ज़्यादातर गेहूं उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट चावल उत्पादन का भी बेल्ट देख लीजिए। ये वाला क्षेत्र, जितने भी ग्रीन वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये चावल उत्पादन का बेल्ट है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता दी क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से आंसर लिखते वक्त ना एक बार मैप बना के और उसको दिखा सकते हो। चलिए थोड़ा सा हम झूम कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। झूम कृषि को ना कर्तन दहन प्रणाली के तहत भी, मतलब कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। देखिए आदिवासी समाज में जो लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, पहले एक जंगल में जाते थे, उस जंगल को काट काट के उसमें आग लगा देते थे। आग लगाने के बाद उस मिट्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे और उसी में क्या करते थे, कृषि करते थे। और कृषि करने के बाद फिर क्या करते थे, उस मिट्टी को यहाँ से जब कृषि हो जाता था तो फिर अगली जगह चले जाते थे और फिर सेम वही प्रथा यहाँ पे भी अपनाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा जाके। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राज़ील में रोका और मध्य अफ्रीका में मसाले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेवर कहते हैं या फिर दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं या फिर पेंडा कहते हैं, ओडिशा में इसको पामाडाबी कहते हैं या फिर कोमन कहते हैं या वरिंगा कहते हैं। ठीक है ना, और पश्चिमी घाट में इसी को हम लोग कुमारी कहते हैं, दक्षिणी पूर्व राजस्थान में इसको हम वालरे कहते हैं या फिर वाल्टरे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको खिल कहते हैं, झारखंड में इसको कुरुवा कहते हैं, उत्तर प्रदेश में फलाना ढिमकाना, जो भी हो। ठीक है ना, अब देखिए आपको मैंने बता ही दिया कि झूम कृषि कहते किसे है। ठीक है ना, आदिवासी समाज के लोग एक जगह पर जाके जंगल में आग लगा के और वहाँ पे क्या करते थे, कृषि करके फिर दूसरी जगह पर जाते थे और वहीं पे भी सेम प्रथा को अपनाते थे। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, झूम कृषि कहते हैं। झूम कृषि कहते हैं झूम झूम के एक जगह से दूसरी जगह करते रहना। ठीक है, एक जगह नहीं टिकना। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे ना क्वेश्चन दिया हुआ आपके बुक का, ये आप लोग को करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? आप लोग को इसमें कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे थे इनमें से कौन सी रबी फसल है, इसमें से कौन सी चावल है, क्या मोटे अनाज है, क्या चना है, क्या कपास है, क्या? आंसर आपको देना है कि 1 का A, 2 का B, जिस तरीके से भी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट इनमें से कौन सा फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल ज्वार है कि बाजरा है कि तिल है कि मोटे अनाज है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए 30 शब्दों में इस क्वेश्चन का आंसर निकलना। एक पेय फसल का नाम बताइए जो उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का उसका विवरण दीजिए। ठीक है ना, एक पेय फसल। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कॉफ़ी या फिर चाय। ठीक है ना, पेय फसल उसी को कहा जाता है और उसकी भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती है उसको भी बताइए। आप सबको पता है कि चाय को न अक्सर हम पहाड़ी क्षेत्रों पे उगाते हैं। क्यों? भौगोलिक परिस्थिति, इसका मैं उत्तर दे रही हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे उगाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पे उगाने का रीज़न क्या है? क्योंकि जो चाय होता है ना उसको पानी ठहराव वाला नहीं चाहिए। अगर पानी ठहराव वाला हुआ तो वो गल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो वहाँ की टेम्परेचर होती है ना, ज़्यादा नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और पहाड़ी क्षेत्रों पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, और दूसरी बात और तीसरी बात ये कि ज़्यादातर जो चाय कॉफ़ी उगाए जाते हैं ना वो छाँव में उगाए जाते हैं ना, उसको हमेशा धूप, तीखी धूप चाहिए ही नहीं, वो छाँव में उगाए जाते हैं और पहाड़ी के पेड़ के नीचे वगैरह में हम इसको क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक अनुकूलन बता ही दिया। ठीक है, तो टेम्परेचर वही समझे ना, मतलब 20 डिग्री 20-25 डिग्री तक जो नॉर्मल टेम्परेचर हो। ठीक है ना, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं और जहाँ से यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। सबसे पहले चावल लिख दीजिए, अपना बिहार तो एकदम राजा है भाई सब उगाने में। ठीक है ना, ये वाला जो बेल्ट है ये हमारा इंडिया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और डीप बता देती हूँ। ठीक, ये देखिए हमारा जो इंडिया है ना, ये जो हम, अरे यार इंडिया ऐसा किसको बन रहा है? देखिए ये जो हमारा इंडिया है ना, ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है हमारी, है ना, ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, ये पूरा राइस की बेल्ट है।
ठीक है। तो इसको क्या करना, उसके बारे में नाम बताएं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का कार्यक्रम, संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाई। सरकार ने कौन कौन से किसानों के हित में संस्थागत कार्य किया है, जैसे PM मुद्रा योजना, उसको किसानों को लोन देना, उनको सब्सिडी देना, उनको क्या करते हैं, उनको बीज उनके घर तक पहुंचाते हैं, हर घर बीज अभियान। फिर मान लो कि बीज तो हो गया, उर्वरक भी उनको पहुंचाते हैं सस्ते दाम में भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगा होगा। अगर समझ में आई है तो दबा के लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आज का डेट है 5, फिर नेक्स्ट होगा वो होगा डेट 6। याद रखिएगा 100 डे से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाय बाय।